हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे वेक्टर्स के ऊपर। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि एरेज क्या होते हैं, एरेज को इनिशियलाइज कैसे करते हैं, डिक्लेयर कैसे करते हैं, यूज़ कैसे करते हैं। उसके बाद मैंने आपको लास्ट में बताया था कि अब हम एरेज से ज़्यादा वेक्टर्स को यूज़ करते हैं। वेक्टर्स का एक ऐसा प्लस पॉइंट है जो हमें एरेज में नहीं मिल पाता, उसी की हम बात करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स को डिक्लेयर किस तरीके से करते हैं, वेक्टर्स को इनिशियलाइज कैसे करते हैं और वेक्टर्स को यूज़ कैसे करते हैं। वैसे तो एरेज और वेक्टर्स ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, बट वेक्टर की एक ख़ास बात होती है जो एरेज से इसको अलग बनाती है, और इसी वजह से हम बहुत सी जगहों पर एरेज को यूज़ ना करके वेक्टर्स को यूज़ करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे शुरू करते हैं। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वीडियो उनके लिए है जो बिल्कुल बिगिनर हैं वेक्टर्स में। अगर आपको एरेज की नॉलेज है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, बट अगर आपको एरेज के बारे में बिल्कुल नहीं पता तो मैंने अपनी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है। पहले आप जाकर एरेज के बारे में पढ़ें, उसके बाद ही आपको वेक्टर्स की ये जो वीडियो है वो समझ में आएगी। तो अब और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी एरेज के बारे में। मैंने आपको बताया था कि एरेज क्या होते हैं, और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि मॉडर्न C++ में हम एरेज से ज़्यादा वेक्टर्स को यूज़ करेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं कि वेक्टर्स क्या होते हैं। तो वेक्टर्स जो है वो एक कंटेनर है C++ स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी में। ये जो लाइब्रेरी है इसके अंदर हमारे को बहुत सारे कंटेनर्स अलग अलग तरीके के मिलते हैं। कंटेनर्स क्या होते हैं उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो इस लाइब्रेरी में कई कंटेनर्स और फंक्शंस होते हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि हम वेक्टर्स को क्यों यूज करेंगे। अभी तक जब तक हमने एरेज की बात करी थी तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कोई एरे डिक्लेयर करते हैं तो हमें उसके साथ उसका साइज भी डिफाइन करना पड़ता है। अगर हम साइज डिफाइन नहीं करेंगे तो एरेज वर्क नहीं करते, और उसी तरीके से जो भी हमने साइज डिफाइन किया है बाद में हम उसको चेंज नहीं कर सकते। तो मान लीजिए एक सिनेरियो है जिसमें मैंने अपनी क्लास के स्टूडेंट्स के मार्क्स को स्टोर कराना है, पर यहाँ पे मुझे नहीं पता कि मेरी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं। तो मैं एक एरे को यूज नहीं कर सकता, क्योंकि एरे की जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हमें जो साइज है एरे का वो पहले से पता होना चाहिए। तो ऐसे में इसी तरीके के जितने भी सिनेरियोज होते हैं जब हमें साइज का नहीं पता होता कि एरे का जो साइज है वो क्या होगा, तो उस टाइम पर हम यूज करते हैं वेक्टर्स को। क्योंकि वेक्टर्स में जो सबसे प्लस पॉइंट है वो ये है कि हमें जरूरी नहीं है कि एरे का साइज जैसे हम डिफाइन करते हैं वैसे ही वेक्टर का साइज डिफाइन करना पड़े। ये एक डायनेमिक एरे है, यानी हमें इसमें साइज डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे हम एलिमेंट्स को डालते जाएंगे जो वेक्टर का साइज है या जो आप एरे का साइज है वो अपने आप रिसाइज होता जाएगा और चेंज होता जाएगा, और हम उसमें एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं। इसी वजह से ये एरेज से ज़्यादा एफिशिएंट भी होता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वेक्टर्स के अंदर हम कई तरह के अलग अलग डिफरेंट फंक्शंस को यूज कर सकते हैं, जैसे कि सॉर्ट फंक्शन, रिवर्स फंक्शन, फाइंड फंक्शन, और ऐसे ही बहुत से फंक्शंस होते हैं जिनको यूज करके जो हम वेक्टर्स के ऊपर यूज करते हैं और हमारा कोड या जो चीज़ हम चाहते हैं वो और ज़्यादा आसानी से हम एक्सेस कर सकते हैं। तो अब हमने देखा कि वेक्टर्स क्या होते हैं। अब देखते हैं कि वेक्टर्स को डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि वेक्टर का सिंटैक्स क्या होता है। तो सिंटैक्स होता है कि हमें सबसे पहले कीवर्ड लगाना होता है वेक्टर, उसके आगे एंगुलर ब्रैकेट्स में, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर हमें जो वेक्टर का डेटा टाइप होता है वो लिखना होता है, यानी कि इंट, कैर, फ्लोट जो भी डेटा टाइप है, और फिर एंगुलर ब्रैकेट्स को क्लोज करते हैं और उसके बाद हम जो भी वेक्टर का नाम रखना चाहते हैं वो रखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कहीं भी साइज को डिफाइन नहीं किया, क्योंकि वेक्टर्स की यही खास बात है कि हमें साइज डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती। वेक्टर्स अपना साइज अपने आप अकॉर्डिंगली चेंज करते हैं।
तो अब देखते हैं कि अगर हमें वेक्टर यूज करना है अपने कोड में तो वो किस तरीके से हम करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि हेडर फाइल्स क्या होती हैं। हमने हेडर फाइल #include IOStream के बारे में बात की थी स्टार्टिंग के लेक्चर्स में। तो अगर हमें वेक्टर्स को अपने कोड में यूज करना है, एक और हेडर फाइल को यूज करना पड़ता है, वो है #include vector। तो अगर हमें अपने कोड में वेक्टर यूज करना है तो #include IOStream के साथ हमें ये हेडर फाइल भी लगानी पड़ेगी। इससे हमारी मशीन को पता लगेगा कि हम वेक्टर को भी यूज करेंगे अपने कोड में। उसके बाद हम लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस std, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। उसके बाद जैसा कि आप देख चुके हैं कि सिंटैक्स क्या होता है, सबसे पहले हमने लिखा वेक्टर कीवर्ड, उसके बाद एंगुलर ब्रैकेट में जो भी डेटा टाइप होगा वेक्टर का वो लिखेंगे, और उसके बाद जो भी नाम होगा हमारे वेक्टर का वो लिखेंगे। उसी तरीके से मैंने यहाँ भी किया। मैंने सबसे पहले वेक्टर कीवर्ड लिखा, उसके बाद किस टाइप का वेक्टर है ये इंटीजर टाइप का वेक्टर है, और इस वेक्टर का नाम क्या है, इस वेक्टर का नाम है मार्क्स। तो अब हमने देख लिया कि वेक्टर्स को डिक्लेयर कैसे करते हैं। अब देखते हैं कि वेक्टर्स को इनिशियलाइज कैसे करते हैं। तो अगर हमें वेक्टर को इनिशियलाइज करना है तो एज इट इज पहले वेक्टर कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद वो किस टाइप का है वो लिखेंगे, उसके बाद वेक्टर का नाम लिखेंगे, और जैसे हम एरे को इनिशियलाइज करते थे कर्ली ब्रेसेस के अंदर, वैसे ही हम यहाँ पे भी अपने वेक्टर को इनिशियलाइज कर देंगे कर्ली ब्रेसेस के अंदर। यहाँ पे आप देख रहे हैं कैरेक्टर के लिए हम डबल कोट्स को यूज नहीं करते, यहाँ पे सिंगल कोट्स को यूज करते हैं जो भी हम कैरेक्टर लिखते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हम वेक्टर को इनिशियलाइज करते हैं। यहाँ पे मैंने एक वेक्टर बनाया इंटीजर टाइप का, उसका नाम रखा मार्क्स, और उसके अंदर मैंने 3 मार्क्स स्टोर करा दिए। अब ये वाला एग्जांपल लेते हैं। मैंने एक वेक्टर बनाया डबल टाइप का, यानी इसमें फ्रैक्शनल वैल्यूज को स्टोर करेंगे, उसका नाम रखा टेम्परेचर। अब यहाँ पे आप देखिए ये मैंने कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाए, ये कर्ली ब्रेसेस नहीं है, ये नॉर्मल ब्रैकेट्स हैं। तो इसमें मैंने 2 वैल्यूज दी 100 और 80.4। तो अगर आप नॉर्मल ब्रैकेट्स के अंदर ऐसे वैल्यूज देते हैं तो उसका मतलब होता है कि ये जो 100 है, ये जो पहली आप आर्गुमेंट पास करेंगे ये होगा एरे का या वेक्टर का साइज, और उसके बाद कॉमा लगा के जो भी आपने वैल्यू पास की जिस भी टाइप की, क्योंकि ये डबल टाइप का था इसलिए मैंने फ्रैक्शनल वैल्यू पास करी 80.4, और इससे ये होगा कि एक 100 साइज का वेक्टर बनेगा और उन सभी वेक्टर एलिमेंट्स की वैल्यू इनिशियलाइज होगी 80.4 से। तो ये कुछ तरीके थे, हमने वेक्टर्स के बारे में बात करी, वेक्टर्स को डिक्लेयर कैसे करते हैं ये देखा, और वेक्टर्स को इनिशियलाइज करते हैं कैसे ये भी देख लिया। अगर हम लास्ट में क्रक्स की बात करें तो वेक्टर्स हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हमें साइज को डिफाइन ना करना पड़े। वेक्टर्स यूज करने का फायदा ये है कि हमें अपने साइज को अगर हम डिफाइन नहीं करेंगे तो हम अपने साइज को आगे चल के चेंज भी कर सकते हैं, अपने वेक्टर साइज को इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। एरेज में हम ऐसा नहीं कर सकते। एरेज में हमें एक फिक्स्ड साइज डिफाइन करना पड़ता है हमेशा, और बाद में हम उस एरे के साइज को कम या ज्यादा नहीं कर सकते। तो इसी प्रॉब्लम को कम करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए हम वेक्टर्स को यूज करते हैं। साथ ही साथ वेक्टर्स में कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जैसे कि फाइंड, सॉर्ट, उन फंक्शंस के बारे में भी हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। अगर आपको सिंटैक्स या कुछ समझ नहीं आया इस वीडियो में तो आगे चल के जब हम वेक्टर्स के बारे में और बात करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि वेक्टर्स के स्पेसिफिक एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि वेक्टर्स को, एलिमेंट्स को एक्सेस करने का एरे सिंटैक्स कैसा होता है। तो जैसा हमने एरे में पढ़ा था कि एरे एलिमेंट्स को जब हम एक्सेस करना चाहते हैं तो जैसे हमने उसका सिंटैक्स पढ़ा था, ये भी बिल्कुल वैसा ही सिंटैक्स है। सबसे पहले हम वेक्टर का नाम लिखते हैं, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो भी इंडेक्स हम एक्सेस करना चाहते हैं उसको लिखते हैं, और उसके बाद
सेमीकोलन लगा देते हैं। एग्जाम्पल अगर हम लें तो हमने वेक्टर का नाम लिया टेस्ट स्कोर और उसके बाद अगर हम जीरो इंडेक्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिख दिया इंडेक्स 0। यहां पे हमने एक वेक्टर बनाया इंटीजर टाइप का, उसका नाम रखा टेस्ट स्कोर और यहां पे हमने उसे इनिशियलाइज भी करा दिया 3 वैल्यूज से। तो इस टाइम वेक्टर के अंदर 3 वैल्यूज हैं 88, 75 और 92। उसके बाद हमने सी आउट कराया स्कोर एट इंडेक्स 0। यहां पे हम लिखेंगे सबसे पहले वेक्टर का नाम और उसके बाद जिस भी इंडेक्स को हम एक्सेस करना चाहते हैं उसका नंबर, यानी सबसे पहले हम 0 पोजीशन को एक्सेस करना चाहते थे तो हमने अंदर 0 लिख दिया। तो इससे आंसर आ जाएगा, आउटपुट आएगा 88 क्योंकि हमारे 0 इंडेक्स पे वैल्यू है 88। उसी तरीके से इंडेक्स 1 पे हमने सी आउट करा दिया टेस्ट स्कोर और इंडेक्स 1, तो वैल्यू आ जाएगी 75 और वैसे ही यहाँ पे टेस्ट स्कोर 2 में वैल्यू आ जाएगी 94। तो अभी तक हमने देखा कि एरे सिंटैक्स से कैसे हम वेक्टर एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। अब हम देखेंगे वेक्टर सिंटैक्स क्या होता है और वेक्टर सिंटैक्स के थ्रू हम वेक्टर एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो सिंटैक्स है उसमें हमेशा की तरह हम सबसे पहले वेक्टर का नाम लिखेंगे और यहां पे हम डॉट लगाएंगे और डॉट के बाद लिखेंगे एट और उसके बाद आप ध्यान दें ये स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं है, ये हमारे नॉर्मल ब्रैकेट्स हैं। नॉर्मल ब्रैकेट्स के अंदर हम जिस भी पोजीशन को एक्सेस करना चाहते हैं उसे लिखेंगे। तो ये जो डॉट एट मेथड है ये है वेक्टर सिंटैक्स। अगर हम एलिमेंट्स को वेक्टर सिंटैक्स के थ्रू एक्सेस करना चाहते हैं तो हम डॉट एट लिखते हैं। डॉट एट लिखने से पता लग जाता है कि इस वेक्टर के अंदर इस पोजीशन पर जो भी वैल्यू है उसको हम एक्सेस करना चाहते हैं। तो ये हो गया हमारा वेक्टर सिंटैक्स। दोबारा हम अगर देखें, हमने एक वेक्टर बनाया इंटीजर टाइप का, उसका नाम रखा टेस्ट स्कोर और उसमें इनिशियलाइज करा दी 3 वैल्यूज। अगेन जो हमारा वेक्टर है उसका साइज अभी हो गया 3। उसके बाद स्कोर एट इंडेक्स 0 पे हमने सी आउट करा दिया टेस्ट स्कोर और डॉट एट मेथड से मैंने आपको बताया था कि हमारे जो वेक्टर्स हैं उनमें कुछ फंक्शंस होते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं जो बहुत यूजफुल होते हैं। तो ये डॉट एट मेथड भी वेक्टर्स का एक हिस्सा है। तो हमने डॉट एट लगाकर नॉर्मल ब्रैकेट्स के अंदर 0 इंडेक्स को एक्सेस करा तो यहां भी सी आउट 88 ही आएगा। उसी तरीके से इंडेक्स 1 को एक्सेस करा डॉट एट लगाकर तो सी आउट आएगा 75 और वैसे ही सी आउट किया इंडेक्स 2 तो यहां पे आएगा आंसर 92। तो अब हम देखते हैं कि एक वेक्टर के अंदर अगर हम कंटेंट को चेंज करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने एक वेक्टर बनाया इंटीजर टाइप का, उसका नाम है टेस्ट स्कोर और उसे इनिशियलाइज करा दिया मैंने 5 वैल्यूज से 77, 82, 56, 91 और 89। तो अब मैंने सी इन कराया टेस्ट स्कोर डॉट एट मेथड लगा के 0 इंडेक्स। तो इससे ये होगा कि जो भी वैल्यू इनपुट कराई जाएगी वो ओवरराइट कर देगी 0 पोजीशन पे जो भी वैल्यू है उसको। तो इस टाइम 0 पोजीशन पे 77 है तो ये ओवरराइट होके जो भी यूजर एंटर करेगा वैल्यू वो चेंज हो जाएगी। उसी तरीके से यहाँ पे टेस्ट स्कोर डॉट एट 1 पे अगर हम कोई वैल्यू इनपुट कराएंगे तो जो भी यूजर वैल्यू एंटर करेगा वो फर्स्ट पोजीशन पे जो भी एलिमेंट होगा उसको ओवरराइट कर देगी, यानी 82 ओवरराइट हो जाएगा और जो भी वैल्यू यूजर ने एंटर करी होगी वो फर्स्ट इंडेक्स पर चली जाएगी। अब अगर हम असाइनिंग देखें तो वो भी
जैसे हम एरे में असाइन करते थे वैल्यू वैसे ही होगी। सबसे पहले वेक्टर का नाम, उसके बाद डॉट एट मेथड लगाएंगे और उसके बाद ब्रैकेट्स के अंदर जिस भी इंडेक्स पर हम वैल्यू असाइन करना चाहते हैं वो इंडेक्स लिखेंगे और उसके बाद जो भी वैल्यू हम असाइन करना चाहते हैं वो लिखेंगे। तो इससे ये होगा कि हमारे वेक्टर जो टेस्ट स्कोर है उसके 0 इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है वो ओवरराइट होके 99 हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि वेक्टर्स के अंदर एलिमेंट्स को ऐड कैसे कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि वेक्टर्स हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमें साइज डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है और हम बाद में भी वैल्यूज को ऐड या डिलीट कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि वेक्टर के अंदर वैल्यूज को ऐड कैसे करते हैं। तो सिंटैक्स है, सबसे पहले हम जो भी वेक्टर का नाम है उसे लिखेंगे और उसके बाद डॉट पुश बैक मेथड को यूज करेंगे। आप एक बार सिंटैक्स देख लें पुश बैक का, ये बिल्कुल सेम ही रहेगा। सबसे पहले पुश लिखेंगे, उसके बाद अंडरस्कोर भी आएगा और उसके बाद बैक लिखेंगे। ये अंडरस्कोर भी यहाँ पे इंक्लूडेड है, ये सिंटैक्स का पार्ट है। और उसके बाद नॉर्मल ब्रैकेट्स के अंदर जो भी हम एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं वो लिखेंगे और लास्ट में ब्रैकेट्स क्लोज करके सेमीकोलन लगा देंगे। अगर हम एग्जांपल देखें तो सबसे पहले हमने कीवर्ड लगाया वेक्टर, वो इंटीजर टाइप का है, उसका नाम रखा टेस्ट स्कोर और अभी हमने वेक्टर की वैल्यू इनिशियलाइज करा दी 3 वैल्यूज के साथ। यानी इस टाइम वेक्टर के अंदर 3 वैल्यूज हैं 66, 65, 77 और 91। अब आगे चल के मान लीजिए कि मुझे एक और स्कोर को ऐड करना है अपने वेक्टर में, तो मैं लिखूंगा सबसे पहले वेक्टर का नाम क्या है और उसके बाद डॉट पुश बैक मेथड को यूज करूंगा और उसके बाद जो भी वैल्यू मैं एंटर करना चाहता हूं उसको लिखूंगा। तो इससे क्या होगा, अभी तक हमारे वेक्टर का साइज था 3, मगर मैंने पुश बैक मेथड से 80 और एंटर करा दिया तो अब हमारे वेक्टर का साइज हो गया 4 और जो 80 था वो लास्ट में ऐड हो जाएगा और साइज अब 4 हो जाएगा। उसी तरीके से दोबारा मैंने टेस्ट स्कोर डॉट पुशबैक मेथड लगा के 95 एंटर कराया तो अब पहले हमारा साइज यहाँ पे आप देखिए 4 हो चुका था, तो यहां तक हमारा साइज 4 था। अब 95 उसमें उसके लास्ट में वेक्टर के ऐड हो गया और अब हमारा साइज हो गया 5। तो सबसे अच्छी बात वेक्टर्स की यही होती है कि हमें साइज डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है और हम बाद में चेंजेस कर सकते हैं जैसे कि हम यहाँ पे कर रहे हैं। यही अगर एक एरे होता और उसमें हमने साइज डिफाइन कर दिया होता 3 तो हम कोई भी वैल्यू बाद में ऐड नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पे एक नोट है, वो ये है कि वेक्टर विल ऑटोमेटिकली एलोकेट स्पेस, कि वेक्टर जो है देखता रहता है कि जैसे जैसे एलिमेंट्स ऐड होते जा रहे हैं वो ऑटोमेटिकली स्पेस को बनाता जाता है और जो हमारी मेमोरी है उसको बढ़ाता जाता है ताकि और भी वैल्यूज स्टोर हो सके। तो चलिए अब कोड ब्लॉक्स में जाकर एक बार जो भी चीज़ें अभी तक हमने वेक्टर्स के बारे में सीखी हैं उनको इम्प्लाई करके देखते हैं। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि अगर हम अपने कोड में वेक्टर को यूज कर रहे हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सबसे ऊपर हम वेक्टर नाम की जो हेडर फाइल होती है उसको इंक्लूड करें। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले वेक्टर की हेडर फाइल को इंक्लूड कर दिया। इससे हमारी मशीन को पता लग जाएगा कि हम अपने कोड में वेक्टर भी यूज करेंगे। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std लिखा। उसके बाद हमने अपना मेन जो पार्ट था फंक्शन, मेन फंक्शन को स्टार्ट किया। तो सबसे पहले मैंने एक वेक्टर बनाया है कैरेक्टर टाइप का, उसका नाम मैंने रखा है वॉवल्स और यहाँ पे मैंने उसे इनिशियलाइज भी करा दिया है AEIOU से। तो अब सबसे पहले मैं सी आउट कराना चाहता हूँ फर्स्ट वॉवल। तो आप ध्यान दीजिए, मैंने सबसे पहले लिखा सी आउट फर्स्ट वॉवल इज, उसके बाद मैंने कोट्स के अंदर नहीं बाहर सबसे पहले वेक्टर का नाम लिखा जो है वॉवल्स और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जिस भी एलिमेंट को मैं एक्सेस करना चाहता हूं वो लिखा।
तो यहाँ पे मैं एक्सेस करना चाहता हूँ अपने सबसे फर्स्ट एलिमेंट को, क्योंकि हमें बताना है कि फर्स्ट अल्फाबेट या फर्स्ट वॉवल है ए, और ए जो है वो 0 पोजीशन पे है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 0 लिखा। उसी तरीके से अगर मैं अपना लास्ट वॉवल एक्सेस करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैंने, आप देखिए कि ये जो मैंने 0 वाले इंडेक्स को एक्सेस करा था वो मैंने एरे मेथड से एक्सेस किया था, जो हमने एरे वाला तरीका सीखा था एक्सेस करने का। और लास्ट वॉवल को हम एक्सेस कर रहे हैं डॉट एट मेथड से, जो कि वेक्टर का मेथड होता है। तो लास्ट वॉवल को हम एक्सेस करेंगे, सबसे पहले वॉवल का नाम लिखेंगे, उसके बाद डॉट एट मेथड को यूज करेंगे, और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं, नॉर्मल ब्रैकेट्स के अंदर जो भी हम इंडेक्स को एक्सेस करना चाहते हैं उसे लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं 4th इंडेक्स को एक्सेस करना चाहता था, इसलिए मैंने ब्रैकेट्स के अंदर 4 लिखा। तो इसको एक बार जल्दी से रन करके देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं, चाहे मैंने एरे सिंटैक्स को यूज किया या फिर मैंने वेक्टर सिंटैक्स को यूज किया, हमें आंसर अकॉर्डिंगली मिल रहा है और दोनों लगभग सेम ही आंसर दे रहे हैं। मतलब चाहे मैं वेक्टर सिंटैक्स को यूज करूं या एरे सिंटैक्स को यूज करूं, वो दोनों प्रॉपरली वर्क करते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल में मैंने एक वेक्टर बनाया है इंटीजर टाइप का, और उसका नाम मैंने रखा है टेस्ट स्कोर्स, और उसको मैंने इनिशियलाइज कराया है 3 वैल्यूज के साथ, 77, 89 और 91। तो अभी इस वेक्टर में 3 वैल्यूज हैं, तो वेक्टर का साइज भी है 3। यहां पे मैंने सी आउट कराया टेस्ट स्कोर्स यूजिंग एरे सिंटैक्स, और उसके बाद वैसे ही मैंने यहाँ पे तीनों वैल्यूज को आउटपुट करा दिया अपने एरे सिंटैक्स को यूज करके। एरे सिंटैक्स कौन सा था? सबसे पहले हम वेक्टर का नाम लिखेंगे और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स में जो भी हम वैल्यू एक्सेस करना चाहते हैं उसकी पोजीशन नंबर लिखेंगे। तो ये मैंने 0, 1 और 2 ये तीनों वैल्यूज लिख दी, और एरे सिंटैक्स के थ्रू एक बार हम रन करके देखते हैं क्या वैल्यूज आती हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इंडेक्स 0 पे वैल्यू आ रही है 77, फर्स्ट पे 89 और सेकंड पे 91। इसका मतलब एरे सिंटैक्स भी ठीक वर्क कर रहा है। और उसी तरीके से एक बार अब जो हमारा वेक्टर सिंटैक्स होता है उसको भी यूज करके देख लेते हैं। तो वेक्टर सिंटैक्स में हमने टेस्ट स्कोर डॉट एट मेथड लगाया और उसके बाद नॉर्मल ब्रैकेट्स के अंदर जिस भी हम पोजीशन को एक्सेस करना चाहते हैं उसको लिख दिया। तो एक बार जल्दी से इसको भी रन करके देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, टेस्ट स्कोर यूजिंग वेक्टर सिंटैक्स, तो स्कोर एट इंडेक्स 077 ये 89 है वैल्यू, और स्कोर एट इंडेक्स 2 इज 91। आपको ये बात पता है कि जो वेक्टर्स हमारे होते हैं, वेक्टर्स के अंदर जैसे कि हमारे एरेज होते हैं, एरेज में हम पहले से ही साइज डिफाइन करते हैं। तो थ्रू आउट द प्रोग्राम हमें पता है कि हमारे एरे का साइज क्या है, पर क्योंकि वेक्टर्स जो होते हैं वो डायनेमिक होते हैं तो उनकी वैल्यूज कभी बढ़ भी सकती है, साइज चेंज भी होता रहता है। अगर मैं वैल्यूज ऐड करूंगा या फिर डिलीट करूंगा तो मेरे वेक्टर का साइज जो है वो चेंज होगा। तो बहुत बार ऐसा हो सकता है कि मैंने जो साइज पहले इनिशियलाइज किया था वो अब सेम ना रहे आगे जाके कोड में, और वैल्यूज ऐड होने के कारण वो साइज बढ़ जाए। तो अगर हमें कभी भी चेक करना हो कि जो हमारा वेक्टर है उसका साइज क्या है, तो हम यूज करते हैं डॉट साइज मेथड। तो यहां पे मैंने सी आउट कराया देयर आर, उसके बाद जो भी मेरे वेक्टर का नाम था उसको लिखा टेस्ट स्कोर, और उसके बाद डॉट साइज मेथड को यूज किया। तो इससे ये होगा कि जो भी मेरा वेक्टर है यानी कि टेस्ट स्कोर, उसका साइज मुझे पता लग जाएगा। ये चीज रिटर्न करेगी जो भी साइज होगा वेक्टर का उसे। तो हमने जब इसे रन किया तो आप यहां पे देख सकते हैं कि देयर आर 3 एलिमेंट्स इन वेक्टर।
क्योंकि अभी 3 ही वेक्टर्स थे, 77, 89 और 91। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम यूजर से इनपुट कराएंगे 3 वैल्यूज को, और जो हमारा टेस्ट स्कोर्स वाला वेक्टर था उस वैल्यूज को अपडेट कर देंगे। यानी अभी तक जो 3 वैल्यूज थी हमारे वेक्टर में वो थी 77, 89 और 91। अब हम इन तीनों इंडेक्स पे यूजर से एक एक वैल्यू एंटर कराएंगे और इन तीनों वैल्यूज को अपडेट कर देंगे। तो आपको पता है कि सबसे पहले एंटर कराना हो अगर यूजर से कुछ तो हम सी इन को यूज करते हैं। उसी तरीके से मैंने यहाँ सी इन यूज करा। उसके बाद सी इन में हमारे वेक्टर का नाम लिखा और डॉट एट मेथड के बाद 0 इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होगी वो ओवरराइट करने के लिए मैंने 0 इंडेक्स लिखा। तो इससे ये होगा कि जो भी यूजर वैल्यू एंटर करेगा अपने कीबोर्ड से वो हमारे टेस्ट स्कोर नाम का जो वेक्टर है उसके 0 इंडेक्स पे ओवरराइट हो जाएगी। उसी तरीके से यहाँ जो फर्स्ट इंडेक्स है उस पे ओवरराइट हो जाएगी और यहाँ जो सेकंड इंडेक्स है उस पे ओवरराइट हो जाएगी। और उसके बाद मैंने जो हमारा अपडेटेड वेक्टर है उसको यहाँ पे मैंने सी आउट करा दिया। तो एक बार इसे बिल्ड एंड रन करके देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी हमारी वैल्यूज हैं 77, 89 और 91। तो अब मैं 3 वैल्यूज डालता हूं 33, 54 और 65। तो अब जैसा कि आप देख सकते हैं पहले मेरी वैल्यूज थी 77, 89 और 91, पर अब वो वैल्यूज हो गई हैं 33, 54 और 65। तो इसका मतलब हमारा जो वेक्टर था वो अपडेट हो गया है। तो ये जो पार्ट है हमारे एग्जाम्पल का ये सबसे ज़्यादा अच्छा है क्योंकि हम एरेज के ऊपर वेक्टर्स को यूज ही इसलिए करते हैं क्योंकि जो वेक्टर्स होते हैं वो डायनेमिक नेचर के होते हैं और हम उनमें उनके साइज को बाद में चेंज कर सकते हैं और बाद में वैल्यूज भी डाल सकते हैं जिससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जबकि हम एरे में ऐसा नहीं कर सकते, हम अपने फिक्स साइज के आगे कोई भी वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते। तो मान लीजिए मैंने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया है, उसका नाम रखा है ऐड नंबर। ये एक नॉर्मल वेरिएबल है इंटीजर टाइप का। उसके बाद मैंने स्क्रीन पे सी आउट कराया एंटर अ नंबर दैट यू वांट टू ऐड इन वेक्टर, और मैंने ये जो ऐड नंबर था उसको उसके अंदर जो भी यूजर ने डाला है उसको स्टोर करा लिया। तो उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हम डॉट पुश बैक मेथड को यूज करते हैं अगर हम अपने वेक्टर में कोई भी एलिमेंट ऐड करना होता है। तो अभी तक तो ये हो चुका है कि मेरे ऐड नंबर वाले वेरिएबल में जो भी नंबर यूजर ने इनपुट करा था वो स्टोर हो रखा है। तो अब मुझे उस स्टोर्ड नंबर को अपने वेक्टर के अंदर लास्ट में ऐड करना है। तो आपको पता है ऐड कैसे करते हैं। सबसे पहले वेक्टर का नाम लिखते हैं, उसके बाद डॉट पुश बैक मेथड को यूज करके नॉर्मल ब्रैकेट्स के अंदर जो भी वैल्यू हम डालना चाहते हैं अपने वेक्टर के अंदर लास्ट में उसको लिखते हैं। तो इस टाइम जो मेरी वैल्यू है वो स्टोर्ड है ऐड नंबर नाम के वेरिएबल में, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ऐड नंबर। तो जो भी वैल्यू ऐड नंबर में है वो मेरे वेक्टर में लास्ट में जाकर स्टोर हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने इसी तरीके से 2 नंबर्स को ऐड किया है अपने वेक्टर में और उसके बाद मैंने उसको अपडेट कर दिया वेक्टर को। तो यहाँ पे पहले 3 वैल्यूज थी जैसा कि आपको पता है, और अब 2 नंबर्स को और एंटर कराया है, तो हमारा जो वेक्टर का साइज है वो 5 हो जाना चाहिए। तो उसी तरीके से मैंने 5 इंडेक्स को सी आउट करा रखा है। तो एक बार इसे बिल्ड एंड रन करके देखते हैं। तो सबसे पहले एक बार 3 एलिमेंट्स को हम दोबारा डाल देते हैं 33, 44, 55। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी अभी अपडेट हुई है वैल्यू। अब मैंने आपको बताना है कि डायनेमिक नेचर कैसी होती है वेक्टर्स की। तो सबसे पहले यूजर से वो मांग रहे हैं एंटर अ नंबर, तो मैं डाल देता हूं 65। उसके बाद
एक और नंबर एंटर करना है तो वो भी हम डाल देते हैं 78। तो अब टोटल हमारे पास पहले ही 3 नंबर्स थे और बाद में 2 और नंबर्स ऐड करे हैं, तो अब हमारे वेक्टर का साइज 5 हो जाना चाहिए। तो एंटर दबाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने जब 78 एंटर किया तो द अपडेटेड वेक्टर इज, अब आप देखिए यहाँ पे 5 वैल्यूज को शो कर रहा है। जो 3 वैल्यूज पहले से थी और उसके बाद जो 2 वैल्यूज 65 और 78 हमने डाली वो भी उस वेक्टर के अंदर चली गई और वेक्टर ने अपने आप अपने साइज को एक्सटेंड कर लिया। उसके बाद हमने डॉट साइज मेथड को यूज किया अपने वेक्टर का साइज चेक करने के लिए। तो आप देखिए कि यहाँ पे बिल्कुल सही शो कर रहा है कि अब देयर आर 5 एलिमेंट्स इन वेक्टर। तो ये हमारे वेक्टर की डायनेमिक नेचर होती है जिससे हम अपने वेक्टर के अंदर बाद में और भी वैल्यूज को ऐड कर सकते हैं। तो लास्ट में मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। मैंने आपको दोनों सिंटैक्स बताए थे, फिर चाहे वो एरे सिंटैक्स हो या फिर वेक्टर सिंटैक्स हो। तो अगर दोनों सिंटैक्स बिल्कुल एक जैसा काम कर रहे हैं तो फिर 2 सिंटैक्स की जरूरत ही क्या थी। तो यहां पे हम देखते हैं कि उन दोनों में फर्क क्या है। तो मैंने क्या किया कि मैंने एक आउट ऑफ बाउंड एलिमेंट को एक्सेस करने की कोशिश की। आपको पता है कि मेरे वेक्टर में तो अभी 5 ही एलिमेंट्स हैं और मैं कोशिश कर रहा हूं अपने वेक्टर के अंदर 10th एलिमेंट को एक्सेस करने की। तो क्या होगा, तो यहां पे जैसा कि आप देख सकते हैं सबसे पहले मैंने यूज किया है एरे सिंटैक्स। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मैंने 10 लिख दिया क्योंकि मैं 10th एलिमेंट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूं, जबकि 10th एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है ही नहीं। तो पहले एक बार इसी को रन करके देखते हैं। तो जल्दी से एक बार पहले वैल्यूज एंटर कर देते हैं क्योंकि हमारा पुराना कोड भी रन कर रहा है। अब देखिए यहां तक तो हम पहले ही कोड कर चुके थे। उसके बाद मैंने सी आउट कराया था टेस्ट स्कोर का जो 10th एलिमेंट है उसको, और उसके पहले मैंने लिखा था दिस विल कॉज एन एरर। तो जैसे ही मैंने उस 10th एलिमेंट को एरे सिंटैक्स के थ्रू कोशिश की एक्सेस करने की तो उसने मुझे वैल्यू दे दी 0। तो आप समझिए कि अब हो सकता है कि जब मैंने अपने 10th एलिमेंट को एक्सेस करने की कोशिश की और इसने मुझे आउटपुट दे दिया 0, तो हो सकता है मैं यही सोच लूं कि मेरे 10th एलिमेंट की जो वैल्यू है वो 0 है, जबकि ऐसा नहीं है। 10th तो एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है और यहाँ पे उसे एक एरर देना चाहिए था कि जो भी मैं इंडेक्स को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ वो प्रेजेंट ही नहीं है। पर इसने कोई एरर नहीं दिया, इसने सिर्फ 0 वैल्यू रिटर्न करा दी। ऐसा नहीं होना चाहिए था क्योंकि हम तो चाहते हैं कि अगर हम किसी ऐसे एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं जो है ही नहीं तो या तो वो हमें कोई एरर दे या फिर हमें कोई वार्निंग दे, जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब एक बार हम ट्राई करते हैं जो हमारा वेक्टर सिंटैक्स होता है उसको। यहाँ पे आप देखिए टेस्ट स्कोर और डॉट एट मेथड लगा के मैंने यूज किया 10th एलिमेंट को एक्सेस करने की मैंने कोशिश की। तो एक बार इसे रन करके देखते हैं। अब जल्दी से 3 वैल्यूज डाल देते हैं। तो ये चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा था। जब मैंने वेक्टर सिंटैक्स को यूज किया एक आउट ऑफ बाउंड वैल्यू को चेक करने के लिए, यानी जो वैल्यू थी ही नहीं, जो इंडेक्स है ही नहीं प्रेजेंट, मैंने उसको एक्सेस करने की कोशिश की, तो आप देखिए कि जो वेक्टर सिंटैक्स था उसने मुझे एक एरर दिया। और वो एरर ये है, जो चीज नोट करने की वो ये है कि सबसे पहले आप देखिए आउट ऑफ रेंज, क्योंकि हमारे 5 ही इंडेक्स थे अभी और मैंने 10th को एक्सेस करने की कोशिश की तो उसने लिख के दिया आउट ऑफ रेंज। उसके बाद व्हाट का मतलब है क्या एरर आया, तो यहाँ पे आप देखिए कि हमने 10th इंडेक्स को यूज करना था, जबकि इस वेक्टर का साइज क्या है, इट इज 5। तो इसने जो हमें एक एरर दिया वो हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि मैंने एक आउट ऑफ रेंज
एलिमेंट को एक्सेस करने की कोशिश की है जो कि प्रेजेंट ही नहीं है। तो यही डिफरेंस है वेक्टर सिंटैक्स और एरे सिंटैक्स के अंदर, और इसलिए ही हम अगर वेक्टर सिंटैक्स को यूज करें तो वो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि ये हमें एरर दे देता है अगर हम किसी आउट ऑफ बाउंड एलिमेंट को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। तो ये वीडियो थोड़ी बड़ी ज़रूर हो गई, मगर ये वीडियो ज़रूरी थी क्योंकि इससे हमारे बहुत से डाउट्स जो वेक्टर्स के बारे में थे वो क्लियर हुए होंगे। तो आई होप आपके भी डाउट्स इस वीडियो के थ्रू क्लियर हुए होंगे। बाकी हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो फ्रेंड्स, अब टाइम है हमारे वेक्टर चैलेंज का। पिछली कुछ वीडियोस में हमने देखा कि वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, डिक्लेयर कैसे करते हैं, इनिशियलाइज कैसे करते हैं, और वेक्टर्स के ऊपर डिफरेंट तरीके से काम कैसे किया जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक चैलेंज दे रहा हूं। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है, आपको कोशिश करनी है उस चैलेंज को खुद से सॉल्व करने की। इस चैलेंज में जो भी क्वेश्चंस मैंने दिए हैं वो सब जो प्रीवियस वीडियोस हैं उन्हीं के बेसिस पे हैं। मैंने कुछ भी नया नहीं डाला इस वीडियो में या इस क्वेश्चन में। तो आपने अगर पीछे वाली वीडियोस ढंग से देखी हैं तो आप ये क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमें हमारे चैलेंज में करना क्या है। सबसे पहले हमें दो एम्प्टी वेक्टर्स को डिक्लेयर करना है इंटीजर टाइप के। उनका नाम रखना है वेक्टर 1 एंड वेक्टर 2। उसके बाद add 10 and 20 to vector 1 dynamically using pushback method। हम pushback method पढ़ चुके हैं। pushback method से हमें हमारे वेक्टर 1 में 10 और 20 को ऐड करना है। उसके बाद display the elements in vector 1 using the dot at method। also show its size as well using the size method। ये दोनों चीजें भी हम कर चुके हैं। उसके बाद take 2 inputs from user and add those numbers to vector 2। अब हमें यूजर से दो नंबर्स को इनपुट कराना है और उसे वेक्टर 2 में स्टोर कराना है यूजिंग पुशबैक मेथड। ये भी हम कर चुके हैं, यूजर से इनपुट लेके वेक्टर में स्टोर कैसे कराते हैं। उसके बाद डिस्प्ले द एलिमेंट्स इन वेक्टर 2 यूजिंग द डॉट एट मेथड एज वेल एज इट्स साइज। तो ये दोनों चीजें भी हम देख चुके हैं। उसके बाद लास्ट में एड वेक्टर 2 एलिमेंट्स टू वेक्टर 1 यूजिंग द पुशबैक मेथड। जो एलिमेंट्स हमारे वेक्टर 2 में थे उनको वेक्टर 1 में स्टोर कराना है, और लास्ट में नाउ डिस्प्ले एलिमेंट्स ऑफ वेक्टर 1 एज वेल एज द न्यू साइज ऑफ वेक्टर 1। तो अगर हम वेक्टर 2 के एलिमेंट्स को भी वेक्टर 1 में स्टोर कराएंगे तो वेक्टर 1 का जो साइज है वो ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाएगा। तो उसके बाद हमें वेक्टर 1 को पूरा डिस्प्ले कराना है, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको, और जो नया साइज बनेगा वेक्टर 1 का उसको भी आउटपुट कराना है। तो मैं चाहता हूं कि आपने ये क्वेश्चन पढ़ लिया है, आप इसको पहले खुद से करने की ट्राई करें, और अगर आपसे ये क्वेश्चन तब भी ना हो तो उसके बाद इसी वीडियो में मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रखा है। तो आप अभी इस वीडियो को पॉज करें, आपसे जितना होता है खुद से ट्राई करें। अगर आपसे पूरा सॉल्व हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप बीच में कहीं अटक जाएं तो आप इस वीडियो को दोबारा प्ले करें और इसके आगे मैं आपको सॉल्यूशन खुद बताऊंगा। तो आई होप कि आपने खुद से इस क्वेश्चन को डेफिनेटली ट्राई किया होगा। अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर आप कहीं बीच में अटक गए या आपसे सॉल्व नहीं हुआ तो आप मेरे साथ साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अब हमें वेक्टर्स को यूज करना है। तो आपको पता है कि जब भी हमें वेक्टर्स को यूज करना होता है तो हमें अपनी हैश इंक्लूड वेक्टर वाली हेडर फाइल को डालना पड़ता है अपने कोड में। तो सबसे पहले हमने हैश इंक्लूड वेक्टर को इंक्लूड कर दिया है अपने कोड में। उसके बाद मैंने आपसे कहा था हमारा स्टेप 1 है डिक्लेयर 2 एम्प्टी वेक्टर्स, नेमली वेक्टर 1 एंड वेक्टर 2। हम देख चुके हैं कि दो वेक्टर्स को डिक्लेयर कैसे करना है। सबसे पहले वेक्टर कीवर्ड, उसके बाद जिस भी टाइप का वो वेक्टर है उसे लिखना है, और फिर हम वेक्टर का जो नाम रखना चाहते हैं वो लिखते हैं। तो यहां पे मैंने दोनों वेक्टर्स को डिक्लेयर कर दिया।
नेक्स्ट स्टेप है ऐड 10 एंड 20 टू वेक्टर 1 डायनेमिकली यूजिंग पुश बैक मेथड। तो आपको पता है कि हमें अगर वेक्टर में कुछ ऐड करना है पुश बैक मेथड से तो उसका सिंटैक्स होता है सबसे पहले वेक्टर का नाम, उसके बाद डॉट लगाते हैं और उसके बाद पुश बैक लिखकर जिस भी एलिमेंट को हम ऐड करना चाहते हैं उसको लिखते हैं। यहाँ पे हमें 10 और 20 ऐड करना है तो मैंने डॉट पुश बैक मेथड से 10 और 20 को ऐड कर दिया। नेक्स्ट स्टेप था डिस्प्ले द एलिमेंट्स इन वेक्टर 1 यूजिंग द डॉट एट मेथड। तो यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं कि डॉट एट मेथड क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने सी आउट करा दिया वेक्टर 1 डॉट एट 0 पर, जो 0 पोजीशन पे जो होगा वो सी आउट हो जाएगा इस लाइन में, और जो फर्स्ट पोजीशन पे होगा वो नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। यानी यहाँ पे प्रिंट होगा 10 और 20। उसके साथ साथ हमें साइज भी प्रिंट कराना है यूजिंग साइज मेथड। तो आपको पता है कि साइज कैसे चेक करते हैं किसी भी वेक्टर का, हमें डॉट साइज मेथड को यूज करना होता है। तो यहाँ पे मुझे वेक्टर 1 का साइज चेक करना था तो मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया सी आउट वेक्टर 1 कंटेन्स, उसके बाद विदाउट कोट्स में वेक्टर 1 डॉट साइज। तो वेक्टर 1 डॉट साइज जो है ये हमें साइज रिटर्न कर देगा और उसको हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पे कोट्स में एलिमेंट्स। तो इसका आंसर आना चाहिए वेक्टर 1 कंटेन्स 2 एलिमेंट्स। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप था टेक 2 इनपुट्स फ्रॉम यूजर्स एंड ऐड दोज नंबर्स टू वेक्टर 2 यूजिंग पुश बैक मेथड। तो आपको पता है कि अगर हमें 2 यूजर से नंबर्स इनपुट कराने हैं तो उन नंबर्स को सबसे पहले हमें किसी वेरिएबल में स्टोर भी कराना पड़ेगा, उसके बाद ही हम उन्हें यूज कर सकते हैं। तो अब हमें अगर स्टोर कराना है किसी वेरिएबल में तो पहले हमें 2 नंबर्स को स्टोर कराना है। तो सबसे पहले हम 2 वेरिएबल्स बना लेते हैं इंटीजर टाइप के, क्योंकि 2 नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं। तो इस वजह से हमने इंटीजर टाइप के 2 वेरिएबल्स बनाए जिनका नाम रखा num1 एंड num2, यानी नंबर 1 एंड नंबर 2। उसके बाद मैंने सी आउट कराया एंटर 2 नंबर्स। उसके बाद हमने यहाँ पे यूजर से दोनों नंबर इनपुट करा लिए और हमारा जो फर्स्ट नंबर इनपुट हुआ उसे स्टोर करा num1 में, और जो सेकंड नंबर इनपुट हुआ उसे स्टोर किया num2 में। अब हमें पता है कि हमारे पास 2 नंबर स्टोर हो चुके हैं num1 और num2 में। अब हमें क्या करना है, पुशबैक मेथड को यूज करना है और जो नंबर स्टोर हुए हैं num1 और num2 में उन्हें ऐड करना है हमारे वेक्टर 2 में। तो आपको पता है कि पुशबैक मेथड कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले जिस वेक्टर में हमें स्टोर करना है उसका नाम, उसके बाद डॉट लगा के पुशबैक मेथड को यूज किया और उसके बाद ब्रैकेट्स के अंदर जिस भी नंबर को हमने स्टोर कराना है उसको लिखेंगे। तो आपको पता है कि हमारा फर्स्ट नंबर जो है वो स्टोर हुआ है num1 में और जो सेकंड नंबर है वो स्टोर हुआ है num2 में। तो यहाँ पे वेक्टर 2 के अंदर 2 नंबर्स हमने ऐड करा दिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है डिस्प्ले द एलिमेंट्स इन वेक्टर 2 यूजिंग द डॉट एट मेथड एज वेल एज इट्स साइज यूजिंग द साइज मेथड। तो इन 4 लाइंस में मैंने वही किया है जो मैंने वेक्टर 1 के साथ किया था। मैंने सी आउट करा दिया वेक्टर 2 डॉट एट 0 पोजीशन को और वेक्टर 2 डॉट एट 1 पोजीशन को, यानी 0 और 1 पोजीशन पे जो भी एलिमेंट्स होंगे स्टोर वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे और इस लाइन में हमारा वेक्टर 2 का साइज प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप था हमारा ऐड एलिमेंट्स ऑफ वेक्टर 2 इन वेक्टर 1 यूजिंग पुशबैक मेथड। तो अब जो स्टोर हम वेक्टर 2 में हमारे 2 एलिमेंट्स को करा चुके हैं उन 2 एलिमेंट्स को हमने ऐड करना है वेक्टर 1 में। तो आपको पता है हमें अगर अपने वेक्टर में कोई भी वैल्यू ऐड करनी है तो उसके लिए हम पुशबैक मेथड को यूज करते हैं। तो अब हमें वेक्टर 1 में ऐड करानी है वैल्यू, तो सबसे पहले हम लिखेंगे वेक्टर 1, उसके बाद डॉट पुशबैक लिखेंगे। इसका मतलब है कि हमें वेक्टर 1 में अपनी वैल्यू को ऐड करना है और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा है वेक्टर 2 डॉट एट 0। इसका मतलब है वेक्टर 2 की 0 पोजीशन पे जो भी वैल्यू थी
उसको हमने ऐड कर दिया वेक्टर 1 में। उसी तरीके से यहाँ पे वेक्टर 2 के फर्स्ट पोजीशन पे जो वैल्यू थी उसे हमने ऐड कर दिया वेक्टर 1 में। तो इन दो लाइन में हमने वेक्टर 2 की दोनों वैल्यूज को ऐड कर लिया है। अब आप समझ गए होंगे कि वेक्टर 1 में ऑलरेडी 2 वैल्यूज थी, उसके बाद हमने 2 और वैल्यूज को ऐड किया, तो टोटल अब वेक्टर 1 में 4 वैल्यूज हैं, 4 एलिमेंट्स हैं। तो लास्ट में हमने डिस्प्ले कराना है वेक्टर 1 को। तो अब हमें पता है कि वेक्टर 1 में 4 वैल्यूज हैं, 0 1 2 3। तो मैंने यहाँ पे उन चारों वैल्यूज को प्रिंट करा दिया और उसके बाद मैंने यहाँ पे सी आउट कर दिया वेक्टर 1 नाउ कंटेन्स, तो यहाँ पे वेक्टर 1 डॉट साइज। तो एक बार जल्दी से इस कोड को रन करके देख लेते हैं। तो जैसा कि सबसे पहले हमने वेक्टर 1 में पुश किए थे 10 और 20, और उसके बाद वेक्टर 1 कंटेन्स 2 एलिमेंट। उसके बाद हमने वेक्टर 2 में 2 नंबर्स को ऐड करना था, तो मैं एंटर कर देता हूं 22 और 54। तो वेक्टर 2 हैज 22 एंड 54 एंड वेक्टर 2 कंटेन्स 2 एलिमेंट्स। उसके बाद हमने वेक्टर 1 में वेक्टर 2 के दोनों एलिमेंट्स को ऐड करा दिया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं 10 और 20 पहले से ही थे, और उसके बाद वेक्टर 2 को भी मैंने जब ऐड कराया तो वेक्टर 1 हो गए 10 20 22 एंड 54। और लास्ट में मैंने जब वेक्टर 1 के साइज को चेक किया तो वेक्टर 1 नाउ कंटेन्स 4 एलिमेंट्स। तो इसका मतलब हमारा ये कोड ठीक तरीके से वर्क कर रहा है। आई होप कि आपसे जो चीज़ें सॉल्व नहीं हो पाई थी इस चैलेंज में, वो आपने जब ये मेरा आंसर देखा तो आपको क्लैरिटी आई होगी और आपको इस कोड में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन है आपको तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो पे कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरीके की और भी वीडियोस फ्यूचर में लाता रहूँगा। कोडिंग के क्वेश्चंस या फिर ऐसे ही कोडिंग के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो अगर आप मुझसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।